नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें आप तक जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है उन सभी खबरों की पूरी पड़ताल। अपनी संवाददाताओं से जानते हैं हर एक खबर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, साथ ही अपनी टीम से भी एक एक अपडेट जानते हैं और साथ ही आपको बता दें कि आंकड़ों के जरिए खबर से जुड़ा हुआ एक एक बिंदु आप तक पहुंचाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर है मध्य प्रदेश के दमोह से। जी हां, जहां पर एक फर्जी डॉक्टर जो लगातार लोगों का इलाज कर रहा था और ऑपरेशन भी कई सारे कर दिए, जिसके बाद में ऑपरेशन करने के बाद जब उन ऑपरेशंस के दौरान कई मरीजों की मौत हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि एक फर्जी है। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में आपको, लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मौसम से जुड़ी हुई, जहां लू के थपेड़ों का अलर्ट इस वक्त जारी हो चुका है। तो ये दूसरी प्रमुख खबर और ये तीसरी खबर आपको तक पहुंचा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां हमास की तरफ से रॉकेट बौछार इजराइल पर की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा था। कई लोगों की मौतें इस दौरान हो गई, जिसके बाद में अब हमास ने भी बीती रात कई रॉकेटों की बौछार की है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। जी हां, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हम सभी को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। दरअसल यहां पर एक शख्स ने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर कई लोगों का ऑपरेशन कर दिया, जिनमें से 7 लोगों की मौत भी हो गई। पिछले कई दिनों से ये शख्स लोगों का इलाज कर रहा था और जब इस पूरे मामले का पता चलता है तो आरोपी फरार हो गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और अब आप सोचिए कि आप किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हो और अचानक से आपको यह पता चले कि वो डॉक्टर ही फर्जी है, तो क्या बीतेगी आप पर। इस पूरे मामले पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा और जानेंगे ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है फर्जी हार्ट सर्जन का पूरा काला खेल। तो दरअसल दमोह का ये पूरा मामला सामने आया, जहां दमोह में ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर ये डॉक्टर जो फर्जी डॉक्टर है, जो आरोपी है, वो लगातार इलाज कर रहा था। और फर्जी डॉक्टर पर आरोपों के बाद इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। और खुद को ये शख्स कार्डियोलॉजिस्ट बताता था और कार्डियोलॉजिस्ट बता करके तमाम हार्ट सर्जरी इस शख्स की तरफ से कर दी गई। इस फर्जी शख्स पर आरोप है कि हार्ट ऑपरेशन के चलते हुए मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि जो हार्ट ऑपरेशन हुए थे वो सक्सेसफुल होने के बाद भी कुछ दिन बाद ही मरीजों की मौत हो जाती है। करीब 1 महीने में ही 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोचिए कि 1 महीने में कितनी सर्जरी की होंगी, जिसमें से 7 मरीजों की मौत ही हो चुकी है और मौतों के लिए इस डॉक्टर को ही जिम्मेवार बताया जा रहा है। दमोह के एडवोकेट दीपक तिवारी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है जब उनके पास जानकारी मिली। और फिलहाल अब इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आया, लेकिन इसके साथ ही इस फर्जी लंदन वाले डॉक्टर की पूरी कहानी भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल आरोपी कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर एन जोन केम, और खुद को लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट इन्होंने बताया था कि वो लंदन के एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसी के सहारे वो वहां पर लगातार ऑपरेशन करते। दरअसल लंदन में है इस नाम के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर, और वहां पर लेकिन उनके फर्जी नाम का इस्तेमाल यहां पर किया गया। ब्रिटेन के फेमस डॉक्टर के नाम के फर्जी दस्तावेज यहां पर इस शख्स की तरफ से बनवाए जाते हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही मिशन अस्पताल में नौकरी भी इस शख्स को मिल जाती है। यानी कि सोचिए, इन फर्जी कागजों की कोई चेक भी नहीं किया गया, बिना किसी अनुभव के ही सर्जरी की और इसी वजह से कई सारी मौतें इस पूरे मामले में हुई है। असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव इस आरोपी डॉक्टर का नाम है और जो कि अपने आप को एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताता है। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरा मामला साफ हो चुका है, प्रशासन इस पूरे मामले में जांच कर रहा है और साथ ही फिलहाल जो ये आरोपी डॉक्टर है वो अभी फरार है। इसके साथ ही कलेक्टर की तरफ से भी आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जांच के किस तरीके से दिए गए आदेश बताते हैं आपको।
दरअसल जांच कमेटी ने अस्पताल से जो दस्तावेज हैं, जो फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे इस फर्जी शख्स की तरफ से, उन सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई है इस पूरे मामले को लेकर के, और वहां से भी अब आगे आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल साथ ही आपको बता दें कि अभी के लिए मामले को गंभीरता से लेकर आयोग ने अपनी जो जांच है वो अपने स्तर पर शुरू भी कर दी है, और साथ ही जो डॉक्टर आरोपी है, आरोपी डॉक्टर जो है वो अभी इस वक्त फरार है। हालांकि इस आरोपी डॉक्टर की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ये व्यक्ति विवादों में रह चुका है, और उसके बाद अब एक बार फिर से ये विवादों में है। हैदराबाद में आपराधिक मामला इस शख्स पर दर्ज है। इसके साथ ही कई शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी ये व्यक्ति कर चुका है और अभी फरार है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है। लेकिन इसी के साथ जो शिकायत करता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया, दीपक तिवारी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। संभावना है 7 की पुष्टि हुई जी। बाकी और कितनी संभावना, कितने लोगों को और ऑपरेट किया? मेरे ख्याल से 10 से 12 होने चाहिए, लेकिन अब ये जांच का विषय है। जांच कमेटी आए, जांच करे और सत्यता को सामने लाए समाज के। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि अभी जांच प्रचलित है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है। सोचिए आप किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि वो डॉक्टर तो फर्जी है, उसकी जो डिग्री है वो फर्जी है, तो क्या गुजरेगी आप पर। और यहाँ पर तो आपको बता दें कि कई सारे ऑपरेशन भी कर दिए गए और उन ऑपरेशन के बाद में 7 मरीजों की मौत भी हो जाती है। जब एक एक करके कई मरीजों की मौत हुई तो सभी को शक हुआ और उसके बाद में इस पूरे मामले को उजागर किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे इस वक्त जुड़ रहे हैं दमोह से ताज़ा अपडेट के साथ। महेंद्र, अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो फिलहाल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि ये जो फर्जी डॉक्टर बना हुआ था वो इस वक्त फरार बताया जा रहा है। महेंद्र, लगाए गए हैं जनवरी से फरवरी महीने तक, मतलब 30 दिनों के भीतर अलग अलग दिनों में जब यहाँ पर सर्जरी हुई, और बताया जा रहा है कि 10 से 12 सर्जरी जो है वो इस डॉक्टर ने यहाँ पर की, और उनमें 7 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत यहाँ पर हुई, जिनके परिजन अब तक शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इस शिकायत को यहाँ पर फाइल किया है। तो कुल मिलाकर जब ये मामला महीने भर पहले पुष्टि हुई इस मामले की और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज कराने के बाद दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन महीने भर का समय बीत गया। उसके बाद भी जब जांच पूरी नहीं हुई तो इस पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो है प्रियंक कानूनगो, उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिया। उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया और कुल मिलाकर इन 7 मौतों की जांच के लिए यहाँ पर एक कमेटी जो बनाई गई थी उसकी जांच को तेज किया गया। और फिलहाल जो ताजा अपडेट इस पूरे मामले में है कृतिका, वो ये है कि ये जो डॉक्टर है, जो कि ब्रिटेन के एक फेमस डॉक्टर के नाम पर यहाँ पर अपनी डिग्रियां दिखा रहा था, उसके बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो देर रात एक मामला CMHO दमोह ने यहाँ पर दर्ज कराया, और इस मामले में कहा गया है कि ये जो डॉक्टर है वो पूरी तरह से फर्जी है, ना तो इसकी कोई वैध डिग्री है और ना ही जो नियम कानून है उनका यहाँ पर पालन किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किसी भी डॉक्टर को जो दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन इस फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर एन कैम बताता है, जिसका असली नाम जब उजागर हो तो वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, लेकिन जिस कैंप के नाम से यहाँ पर डॉक्टरी कर रहा था उसने यहाँ पर आंध्र प्रदेश मेडिकल बोर्ड का जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया हुआ था कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर है। लेकिन जब प्रशासन ने इसको खंगाला तो आंध्र प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं मिला है। तो फिलहाल देर रात लगभग 12 बजे इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ CMHO दमोह ने FIR लॉन्च कराई है। कृतिका जी महेंद्र, जब ये व्यक्ति वहां पर अपने फर्जी दस्तावेजों को लेकर के नौकरी के लिए जाता है तो क्या उन दस्तावेजों की जांच नहीं की गई अस्पताल की तरफ से, जो मिशन अस्पताल है जहां पर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा था?
कृतिका देखिए, सवाल इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरह से किसी भी संस्थान में, खासतौर पर किसी भी अस्पताल में जब कोई नया डॉक्टर आता है और खासतौर पर इतने बड़े रोग का डॉक्टर यहाँ पर आएगा, हार्ट सर्जन यहाँ पर आया, तो उसके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। शिकायत में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि जिस तरह के से एक फर्जी डॉक्टर यहाँ पर आया, अस्पताल प्रबंधन ने उसके दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की, और ये बात अब भी साबित होती है। जब मेडिकल टीम ने मिशन अस्पताल जाकर इस मामले की जांच की तो उन्होंने भी इस बात को पाया कि किसी भी तरह के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण नहीं कराया गया है, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। इसी कारण से ये डॉक्टर जो है वो अपने आप में फर्जी बताया गया। खास बात ये भी है कि महीने भर का समय बीत जाने के बाद प्रशासन अब एक्टिव मोड में जरूर आया है और जांच तेज हुई है, और एक ही दिन के भीतर जिस तरह की जांच तेज हुई उसमें ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर है ये पूरी तरह से फर्जी है। न केवल नाम का इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसकी जो डिग्रियां हैं वो भी फर्जी है, और खासतौर पर इतनी बड़ी डिसीज का इलाज जो है वो यहाँ पर कर रहा है, एंजियोग्राफी कर रहा है, एंजियोप्लास्टी कर रहा है, और जिस तरह से 7 मौतों का फिलहाल दावा किया जा रहा है, यदि ये दावे सच पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात काफी चिंताजनक बात भी होगी। कृतिका, चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इस पूरे मामले सामने आने के बाद में लगातार अब जांच की जा रही है और इंतजार है उस जांच रिपोर्ट का, और साथ ही इस आरोपी शख्स की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगी क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे मौसम की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गर्मी के सितम की। जी हाँ, अभी आधा अप्रैल भी नहीं बीता है, लेकिन उससे पहले ही गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते से सूर्योदय जो है वो भी जल्दी होने लगा है। 6 बजे तक रोशनी आने लगती है और 7 बजे तक धूप के भी दर्शन हो जाते हैं, और उसके बाद में 8:30 बजे तक तो तेज धूप पसीने बहाने पर ही मजबूर कर देती है। और गर्मी का अभी ये हाल है तो सोचिए मई और जून में तो क्या ही होगा। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह सभी लोगों को दी गई है। अब इस बढ़ती गर्मी में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही बताएंगे अलग अलग शहरों का हाल, जानेंगे अपने संवाददाता से ताजा अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी का कहर। तो जी हां, आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। 3 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो जबरदस्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, और खाली अकेले दिल्ली की अगर हम बात करें तो 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इस वक्त 5 राज्यों के 21 शहर जो है वो डेंजर जोन में है, क्योंकि इन सभी 5 राज्यों के जो 21 शहर है वहां पर 42 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंचा हुआ है। सोचिए 42 डिग्री अगर अभी है तो आगे आने वाले समय में मई में और जून में क्या ही हाल होगा। दोपहर की अगर हम बात करें तो दोपहर में गर्म हवाएं चलेंगी, जो कहीं ना कहीं कई जगहों पर लू भी बनी हुई है। अगले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक का भी खतरा बना हुआ है। और दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलावा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और ओडिशा, जहां पर इस वक्त गर्मी का सितम है। मौसम विभाग ने हालांकि एक एडवाइजरी भी जिसको लेकर जारी की हुई है, और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। खासतौर पर दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच अपने घर में ही रहें जब तक बहुत जरूरी ना हो। और अगर फिर भी आपको निकलना पड़ रहा है तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए वो भी आपको बता देते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतें। दरअसल लू चलने पर सबसे पहली बात तो बाहर निकलने से ही बचे। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें। इसके साथ ही अगर घर से बाहर निकले तो हल्के रंगे और साथ ही ढीले सूती कपड़े ही पहने, यानी कि डार्क कलर, क्योंकि गर्मी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, इसलिए डार्क कलर के कपड़े ना पहने। लगातार पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बचें।
इसके साथ ही अगर आपको प्यास नहीं है तो भी आप पानी पीजिए। बाहर जाते समय पानी की एक बोतल भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं और बार बार पानी पीते रहे। इसके अलावा नींबू की शिकंजी हो गई, छाछ हो गई, ORS का घोल हो गया, जितना हो सके इनका भी आप सेवन कीजिए ताकि डिहाइड्रेशन से आप बच सके। लेकिन साथ ही चाय, कॉफी और अल्कोहल के सेवन से भी आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके तबीयत को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक आप धूप में खड़े ना हो और खासतौर पर ध्यान रहे कि जो धूप है वो डायरेक्ट आपके सर पर बिल्कुल भी ना पड़े। जो सांस के मरीज हैं वो मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सर पर टोपी जरूर लगाएं, चश्मे का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके आंखें सुरक्षित रहें। इसके साथ ही चश्मे और इसकी बात तो कही गई है, लेकिन साथ ही छाते की भी बात कही है। अगर आप अपने घर से बाहर निकले तो धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें, शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। इसके अलावा घर की अगर हम बात करें तो घर को ठंडा रखने के लिए आप पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो बाहर की गर्मी है, धूप है, वो आपके घर में ना आए। जब आप रसोई में काम कर रहे हैं तो उस वक्त दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि वहां पर एकदम गर्मी इकट्ठी ना हो पाए। इसके अलावा जब बच्चे और पालतू जानवरों को, जो अगर गाड़ी आपकी एक जगह खड़ी हुई है तो उस दौरान बच्चों को और पालतू जानवरों को गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर आपको उल्टी होती है या घबराहट होती है या फिर चक्कर आते हैं तो सबसे पहले जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें। तो ये तमाम वो सावधानियां हैं जो बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब खासतौर पर तब जब आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हो। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घरों से बाहर ही ना निकलें दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इसके साथ ही दिल्ली की बात रही, लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी अन्य राज्यों का क्या कुछ हालचाल है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ की, जहां 6 से 10 अप्रैल तक हीट वेव और साथ ही 6 से 7 अप्रैल को भीषण लू की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। 6 से 10 अप्रैल तक लू रहेगी। हरियाणा और चंडीगढ़ की बात ये कही गई है, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान की अगर हम बात करें तो 6 से 10 अप्रैल तक लू रहेगी और 7 से 9 अप्रैल के बीच में भीषण लू की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 7 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक लू की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली की बात करें तो 7 और 8 अप्रैल को हीट वेव की आशंका जताई गई है IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 से 9 अप्रैल तक लू की संभावना है, लू का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 से 10 अप्रैल तक लू की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के बाद आती है बारी हिमाचल प्रदेश की, जहां 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में हीट वेव की संभावना नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अनुज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त अलर्ट तो कई जगह के लिए जारी किया ही गया है, लेकिन इसके साथ ही सावधानियां बरतने की भी सलाह सभी लोगों को दी गई है। जो बढ़ता तापमान है ये मानव जीवन के लिए एक लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ना सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात सामने आती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग 2 तरीके से लगातार बढ़ रही है। एक तो प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, बढ़ते तापमान के चलते लगातार ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें तो जो दूसरी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ये मानव के चलते, इंसानों के द्वारा बढ़ रही है। हम जानते हैं कि शहरीकरण पूरी दुनिया के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले में 50 से 70 सालों के अगर तापमान के हम बात करें तो निश्चित तौर पर 10 सालों के अंदर 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान लगातार बढ़ा है। 70 सालों के आंकड़े को निकालें तो 5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान बढ़ा है। इसके कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि अप्रैल के महीने में जिस समय सर्द हवाएं सुबह और शाम चल रही होती थी, अब गर्म हवाएं देश के कई राज्यों के अंदर चल रही हैं। करीब 21 राज्य जो हैं अगले 3 से 4 दिनों के अंदर हीट वेव से
जो हैं प्रभावित होने वाले हैं। जी। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वहां पहुंच चुका है। वहां पर लगातार हीट जो स्ट्रोक हैं, इस तरह की खबरें जी। वहां पर आ रही हैं। लू का प्रकोप अगले 3 से 4 दिनों में बढ़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो गर्मी का प्रभाव और चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मानव जीवन को, इंसानों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, अपने जीवन परिवर्तन शैली में बदलाव लाना होगा, लोगों को कपड़े पहनने और खाने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। और यही हम लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से जब इस तरह की बातें आती हैं तो समझाते हैं, बताते हैं कि लोग पानी का उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा, और वो भी नॉर्मल पानी का उपयोग करें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लोग घरों से बाहर निकलें तो सूती कपड़े पहने, अपने सरों को ढककर निकलें, आंखों पर चश्मा लगाकर निकलें। ये सारे वो एहतियात के कदम हैं जो लोगों को जीवन में अपनाने होंगे। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही इतने राज्यों का हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर जो कि है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पिछले कई दिनों से इजराइल लगातार हमास के कब्जे वाले गाजा पर हमला कर रहा है और चेतावनी गाजा को खाली करने के लिए भी दी जा रही है, लेकिन जिसका जवाब अब हमास ने भी दे दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद में इजरायली पीएम नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ये यात्रा शुरू होने से पहले ही हमास ने इजराइल के लोगों को एक बार फिर से बम बंकरों में जाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल हमास ने रविवार देर रात दक्षिणी इजराइल पर 10 रॉकेट दागे और हालांकि इन 10 में से 5 रॉकेट को ही इजरायली रक्षा बल जो है वो रोक पाने में कामयाब रहा। लंबे युद्ध विराम के बाद में अब इजराइल और हमास के बीच में ये जंग फिर से शुरू हो चुकी है। आखिर कैसे रुकेगा ये युद्ध, करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे हमास ने इजराइल पर बरसाए हैं ये रॉकेट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमास की तरफ से जो ये रॉकेट की बौछार हुई है उसके बारे में। इजराइल पर हमास ने ये रॉकेट बरसाए हैं। हमास ने दरअसल दक्षिणी शहरों पर ये रॉकेटों की बौछार की है और हमास ने नरसंहार के जवाब में ये हमला किया है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे थे, खासतौर पर गाजा में। पिछले कई महीनों से इजराइल पर सबसे बड़ा हमला अब हमास की तरफ से किया गया है। एक साथ 10 रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने इजराइल पर ये 10 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इन 10 में से 5 ही सफल हो पाए हैं, 5 को वहीं बीच में ही रोक दिया गया। 10 में से 5 रॉकेट को इजरायली सेना ने नष्ट कर दिया बीच उसमें ही, लेकिन 5 रॉकेट का असर फिर भी वहां नीचे जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इस रॉकेट हमले में 30 वर्षीय व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका इलाज इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। लेकिन इस हमले पर कहीं ना कहीं इजराइल भी भड़कता हुआ नजर आए। क्या कुछ इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है वो आपको दिखाते हैं। तो इस हमले पर इजराइल भड़क गया है और इसके साथ ही इजरायली सेना ने है जो है वो सीधे तौर पर चेतावनी इस वक्त दे दी गई है। हमास को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात इस वक्त इजरायली सेना की तरफ से कही जा रही है। आपको बता दें कि डेर अल बलहा का इलाका खाली करने का आदेश सीधे तौर पर दे दिया गया है कि ये जो पूरा इलाका है आप उसे खाली कीजिए, और इजरायली सेना की ओर से गंभीर जवाबी कार्रवाई ये देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हमास के जो ज्यादातर रॉकेट हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया। 10 में से 5 रॉकेट को ध्वस्त किया गया और साथ ही आपको बता दें कि अश्कलोन में 12 लोग मामूली रूप से घायल इस हमले में हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये जो जवाब हमास की तरफ से दिया गया, उस जवाब के बाद में इस वक्त इजराइल काफी गुस्से में जरूर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि एक लंबे युद्ध विराम के बाद में जब इजराइल लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था तो अब हमास की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आखिर इस जंग पर विराम कब लगेगा, कब इस युद्ध पर लग पाएगा विराम? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका जवाब तो खुद इजराइल और हमास या गाजा की अगर लीडरशिप की बात की जाए वो खुद नहीं दे पा रहे, क्योंकि कई बार प्रयत्न किए गए हैं सीज फायर यानी कि युद्ध विराम लाने का, लेकिन बार बार युद्ध विराम जिस तरह से लाया जाता है उसके कुछ ही समय बाद ये युद्ध विराम टूट जाता है, चाहे वो हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च करके हो या फिर इजरायली हवाई कार्रवाई को लेकर। लेकिन जिस तरह से ये एक बार फिर से हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए और जिस तरह से आपने पूरा बताया कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति इसमें घायल हो गए, और आज के दिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो डोनाल्ड ट्रंप
यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। और जाहिर तौर पर अगर उन दोनों के बीच में मीटिंग होती है तो किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं इस पूरे के पूरे इलाके में, एक बार फिर से उसको लेकर चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन जो केंद्रीय गाजा है वहां से इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब इजराइल ने कह दिया है कि वहां से लोगों को खाली कर दिया जाए। वहां पर वो लोग रह रहे हैं जो युद्ध विराम शुरू होने के बाद वापस अलग अलग देश के कोनों से अपने अपने जगहों पर आए थे, वापस बसने की शुरुआत कर रहे थे। वहां पर टेंट्स में लोग रह रहे हैं, खाना पानी की भी वहां पर आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही, लेकिन किसी तरह से अपने जीवन को वापस संजोने की प्रयास में गाजा में लोग वहां पर आए थे। लेकिन एक बार फिर इस तरह से हमास द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, इसको देखते हुए यही लग रहा है कि एक बार फिर से इस युद्ध में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से हमला एक दूसरों की तरफ पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जितने भी रक्षा आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक दोबारा और एक विकराल रूप ले सकती है ये जो क्लैशेस हो रहे हैं इनका। चलिए, फिलहाल अक्षय इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और पल पल के अपडेट्स हमारे तक साझा करते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।